अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और मुझे आप सब कहते हैं सुहाव सिल। होप सो कि आपका कल का दिन बेहतरीन गुजरा होगा, लेकिन आज का दिन बेहतरीन गुजारने के लिए बेहतरीन तरीके से दिन का आगाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपके दिन को और सुबह को बेहतरीन बनाने के लिए वी हैव सो मेनी कलर्स एंड फ्लेवर्स इन द शो, जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। इसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि कल के रोज़ हुई हैं, हाँ वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, या फिर अगर आप इंस्टाग्राम की बात करें, ट्विटर की बात करें, सोशल साइट्स की बात करें, तो पॉलिटिकल महाज पर हमने देखा कि बहुत सारी एक्टिविटी वहाँ पर भी हुई है। बहुत सारी ट्वीट्स जो हैं वो मरीम नवाज की तरफ से आई और बहुत सारी ट्वीट्स हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स की तरफ से आई। उनका तस्करा भी आज के शो में करेंगे। इंस्पिरेशनल स्टोरीज होंगी। मेडिकल और हेल्थ की अगर हम बात करें तो वो टिप्स जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम अपने प्रोग्राम में आपको देते हैं, उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि भाई जान है तो जहान है। अपनी रूटीन को बेहतर करें, सुबह जल्दी उठें, हमारा शो देखें और इसके साथ साथ पूरे शो में जो फ्लेवर्स और कलर्स होते हैं उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करने का मकसद भी ये होता है कि आपको हेल्थ रिलेटेड और फैशन रिलेटेड और टॉप ऑफ दी ऑल जो कि आज के प्रोग्राम का हिस्सा है वो है एक ऐसा टॉपिक जिसकी रोजाना की बुनियाद पर हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं। दैट इज कॉल्ड गुस्सा। एक ऐसा जहर जो पीते हम हैं और हम इमेजिन करते हैं या ख्वाहिश करते हैं कि अगला बंदा मर जाए। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी, जिसको हम शुरू करेंगे हरमीत पाजी के साथ। तो इस्लामाबाद चलते हैं, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं और ये सारी चीज़ें जो है वो आपसे थ्रू आउट शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। और आपके जोश व जज्बे को सलाम। आज ने बड़ा ज़बरदस्त आपने स्टार्ट लिया है और बड़े मज़े का स्टार्ट लिया है, लेकिन बहरहाल आपने दुरुस्त फरमाया कि एक दिन गुजरता है तो दूसरा दिन उससे ज़्यादा और बहुत सारी ख़बरों के साथ हम आपके सामने शामिल होते हैं। और ख़बरें जो हैं वो मुख्तलिफ ट्विटर, आपने ट्वीट की बात की तो एक तरफ तो सोशल मीडिया, उसी तरह हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं चाहे वो फेसबुक है, इंस्टा है या हम ट्विटर की बात करें, अभी भी बहुत सारे मसाइल का सामना है लोगों को और सार्फिन की जानिब से। वो शिकायत जो है बारहा हम देख रहे हैं कि वो दर्ज की जा रही हैं, लेकिन अभी भी जिस तरह ओपनली हम चीज़ें देखते हैं अभी भी उसमें मुश्किलात का सामना है तमाम तर सार्फिन को। लेकिन कल आपने देखा कि अगर मैं पॉलिटिकल, क्योंकि ज़ाहिर बात है शुरुआत हमारी यहाँ से ही होती है, सुबह की शुरुआत अखबार पढ़ने से होती है, तो फिर भी वही सिचुएशन। लेकिन कल आपने देखा कि फवाद चौधरी साहब जो हैं, इससे कबल सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 12 घंटे गुजारे थे और जब लाइट्स ऑफ हुई बाहर मेहमान नवाजी के लिए, यानी मेज़बानी के लिए जो थे, हमारी इस्लामाबाद पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, तो फिर वो गाड़ी में बैठे उनके साथ चले गए। लेकिन कल जो था वो सबके सामने था और मुख्तलिफ उनकी जो तस्वीर थी सोशल मीडिया पे, उस पर भी काफ़ी मीम्स बनी। लेकिन मेरा मशवरा ये फवाद चौधरी साहब को कि थोड़ा अपने आप को ना एक्टिव करो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया करो। बहुत खा पी के ना टेड निकल आया तो फिर दौड़ लगाना बड़ा मुश्किल भी हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको पता है हरमीत पाजी, दौड़ तो उन्होंने अच्छी लगाई, उनकी दुड़की जो है वो सबने देखी और उसके बाद मीम्स भी बनाई और सोशल मीडिया पे कई लोगों ने मुख्तलिफ तबसरे जो है वो दिए। और फिर एक तबसरा जो है वो आपको पता है मरीम नवाज की तरफ से भी आया, जो कि ट्वीट की सूरत में आया कि तारीख रकम कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। वो सर पे लोटे रखने का हो, व्हील चेयर का हो या प्लास्टर लगाने का हो या फिर गाड़ी से निकल के भागने का हो। हाँ, ऑल दो इस सारी सिचुएशन के अलावा एक और क्लैरिटी जो कि ट्विटर पर आई है, हमारे चीफ जस्टिस जो है उन्होंने इस हवाले से काफ़ी क्लेमेंस देने की कोशिश की है कि जो मैंने कहा था इमरान खान साहब को गुड टू सी यू, तो दरअसल मैंने उनको नहीं कहा था, वो मैं हर किसी को कहता हूँ। खुश अखलाक होना, अच्छे तरीके से बात करना, अगर ये सब कुछ ना किया जाए तो अदालत में इस हियरिंग का मज़ा नहीं आता। तो उन्होंने ये, अब आपको पता है उन पर भी काफ़ी मीम्स बन रही है और काफ़ी प्ले कार्ड्स मुख्तलिफ एहतजाज में हमने लोगों को, मीम्स के साथ साथ बड़ा कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है। लेकिन आप सुहा, आपने मुझे थोड़ा सा टाइम देना होगा और मैं क्लैरिटी के साथ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को मैं जाता रहता हूँ और देखता रहता हूँ सारी चीज़ें। तो आपको याद होगा जब बिलावल भुट्टो साहब जो है वो रोस्टम पर आए थे, तो तब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कहा था कि नाना और वालदा का कत्ल हुआ, फिर भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, देखकर अच्छा लगा, आप एक ज़बरदस्त किस्म के नौजवान है। फिर दूसरा जो है आपको याद होगा कि हमने ये देखा कि जब शहबाज शरीफ साहब जो हमारे पीएम है, वो जब रोस्टम पे गए तब उनको, उनके हवाले से उमर अता बंदियाल साहब ने ये कहा था कि आपके चेहरे की संजीदगी मुल्क व कौम की फ़िक्र का इदराक है, आपकी तैयारी मुकम्मल है, मुझे अच्छा लगा। फिर दूसरा जो है ख्वाजा आसिफ साहब और उसके साथ साथ सिराजुक साहब जब गए तो उनको देखकर कहा कि आप पुराने सियासी वर्कर हैं और आप एक दरमियानी रास्ता निकालने की जो जिम्मेदारी ये आप पर है, बहुत अच्छा लगा। तो क्या ये चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ को कोट किया है और बार हाँ सोशल मीडिया पे जिस तरह ट्रोलिंग की जा रही चीफ जस्टिस के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें भी सामने लानी चाहिए, जो रियलिटी है, जो हमने देखा, वहाँ बैठ के देखा। और तमाम तर लीडर, जितने भी लीडर्स, पार्टी लीडर हैं, क़यादत है, उनके हवाले से चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हमेशा जो हैं
ये तारीख का हिस्सा और रही है। हरमीत, आपने बहुत अच्छा क्लियर किया है। जो सारी स्टेटमेंट्स आपने कोट किए ना, अगर तमाम प्ले कार्ड्स जो कि मुख्तलिफ एहतजाज में पीडीएम की जानिब से उठाए गए हैं, उन एहतजाज पर आपको पता है गुड टू सी यू काफ़ी दर्ज था, लेकिन जो स्टेटमेंट्स आपने बताई हैं अगर वो सारी रिकॉल की जाए और अगर हम माजी के तमाम हियरिंग की हिस्ट्री निकालें तो एक बंदे की पर्सनैलिटी ऐसी है ना, उनका अखलाक ऐसा है, वो खुद कहते हैं कि मैं अगर इस तरह से कैंडिडेट नहीं होता तो फिर हियरिंग का मज़ा नहीं आता। तो गुड टू सी यू, या आपको देख के अच्छा लगा, आप एक यंग नौजवान है। इस तरह की स्टेटमेंट्स ऑन एंड ऑफ हर हियरिंग में अपने जो भी वहाँ पर हियरिंग होती है उसमें इस तरह की वो स्टेटमेंट्स पास करते रहते हैं। आप स्टेटमेंट ना कहीं से कॉम्प्लीमेंट कह दें कि वो कॉम्प्लीमेंट इस तरह के पास करते रहते हैं, तो ये उनकी पर्सनालिटी का एक सो एक और बात जो मैं आपको कहूँ कि ये जो इस तरह किस्म की भड़के मारी जाती हैं बाहर पे आके जैसे मीडिया पे, और फिर जिस किस्म के ऐलानात किए जाते हैं, मैं इस बात का गवाह हूँ। इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में मजाल है कि कोई सियासतदान बात तक कर सकता था। साकिब निसार साहब की अदालत में मुझे याद है कि बड़े बड़े जो शेर बने हुए हैं मेरे सामने, उनकी भीगी बिल्लियाँ जो हैं वो बन जाते थे उधर, उनसे आवाज़ तक ना निकलती थी। ये सिचुएशन मैंने देखी है खुद। जो बाहर है फिर ये बाहर आते हैं जिस किस्म के भड़के मारते हैं, लेकिन अदालत के अंदर रोस्टर के पर जब ये खड़े होते हैं तो यकीन माने इनसे बात तक नहीं होती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऑल दो ये सारी सिचुएशन जो सोशल मीडिया पर एक महाजराई शुरू रही, हमने उसका तस्करा तो कर लिया, लेकिन सीरियस नोट्स पे आपको पता है कल अगर हम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की बात करें और उसके बाद कौमी सलामती कमेटी का खुसूसी इजलास जो मुनक़िद किया गया, उसमें यह हम फैसला किया गया है कि 9 मई को जो है जो अलामिया जारी किया गया पाक फौज की जानिब से वो ये था कि 9 मई को यौम स्याह के तौर पर एक तो मनाया जाएगा, दूसरा जितनी भी फौजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया है, शरपसंद अनासर या वो लोग जो इसमें मुलविस पाए गए हैं, आर्मी और सीक्रेट सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा आपको पता है पंजाब में भी कल खुसूसी इजलास हुआ, पंजाब की हुकूमत जो है उसने इस चीज़ की बाकायदा मंजूरी दे दी है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कल एक और हैपनिंग भी हुई, फवाद चौधरी का तो जिक्र हमने किया, लेकिन जब वो अदालत से बाहर निकले, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थे, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और गुफ्तगू के दौरान उनका ये कहना था कि पाक फौज है तो मैं हूँ। और इसके अलावा जो तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, उनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, मर्द हज़रात भी शामिल हैं, जिनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करने का बाकायदा तौर पर जो है वो अब मंजूरी दे दी गई है। उसके बाद जो आप फुटेज देख रहे हैं वो है फवाद चौधरी साहब की। आपको पता है फवाद चौधरी साहब जब लाहौर हाई कोर्ट के बाहर थे, उनको ज़मानत मिली, वो गाड़ी में मौजूद थे, लेकिन सामने पुलिस वालों को देख के उन्होंने दौड़ लगा दी और दोबारा उनको अदालत के अंदर लाया गया। 2 घंटे तक वो फिर हाई कोर्ट के अंदर ही रहे। उसके बाद जब बाहर आए तो फिर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उनकी गुफ्तगू जो थी उसको काफ़ी हाईलाइट किया गया मीडिया पे। आपको पता है उनका कहना ये था कि पाक फ़ौज हैं तो हम हैं और जितने भी शरपसंद अनासिर हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत या जो कानून के तहत है वो ज़रूर होनी चाहिए। और इसके अलावा एक और आम हैपनिंग ये भी है हरमीत पाजी कि हमने पाक फ़ौज को देखा है कि इसके अलावा जो पाक फ़ौज के हामी हैं अब वो पीटीआई से अलग होने की बात कर रहे हैं। मतलब आप अलग होने के साथ कौमी असम्बली के रुकन हैं, उनका अगर हम जिक्र करें तो आपको पता है कि महमूद मौलवी जो है वो अब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं हिस्सा नहीं हूँ। पार्टी छोड़ने का बाकायदा उन्होंने ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा यह है कि मैं पाक फ़ौज के साथ हूँ। और उसके बाद अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज़ की बात करें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आई है, वो ये थी कि दरअसल फ़ौज को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आमने सामने करने की बाकायदा मुनज़्ज़म ये साजिश थी। इसके लिए हमारे पास तमाम तर सबूत मौजूद हैं और इमरान खान साहब का जो खिताब है उसमें भी बारहा हरमीत उन्होंने यही कहा है कि दरअसल ये दोनों को आमने सामने करने की एक साजिश थी जिसके साइड इफ़ेक्ट और आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो सामने आ रहे हैं। तो ये तुम्हारी सारी सूरत हाल जो है इसको खैर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। ये हमारी जो चीज़ा चीज़ें जो हमने प्रोग्राम के शुरू में शामिल की हैं इसको हमने इसलिए हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक दफ़ा कल का जो रोज़ है उसका रीकैप हो जाए। लेकिन अगर आज की बात करें टुडेज एपिसोड ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक, तो आज का रन डाउन क्या है, लेट मी शेयर विद यू गाइस। सो लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ द प्रोग्राम। टॉप स्टोरी में टॉप ऑफ दी ऑल हमने आपको ये बताना है कि अभी मुल्क की सूरत हाल जो है उसमें अब इस्लामाबाद पुलिस ने आपने देखा कल श्री मज़ारी को छोड़ दिया गया, डयाला जेल से उनको भेजा गया घर और उसके बाद सेनेटर फलक नाज को भी जो गिरफ्तार थी उन्हें वापस भेज दिया गया, लेकिन फौरी तौर पर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसके पीछे क्या वजह थी वो खैर अब वक्त आने पे ही पता चलेगा, लेकिन इसके साथ साथ हमने दोबारा से इसका जिक्र करना है अपनी टॉप स्टोरीज़ में कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद जो अब
अब एलामिया जारी किया गया है, उसके तहत कार्रवाई किसके खिलाफ कब कैसे कहाँ होगी ये अभी देखना पंजाब में खास तौर पर बाकी है। जिन्ना हाउस, कोर कमांडर हाउस और GHQ के बाहर जितने भी शरपसंद अनासिर हैं उनके खिलाफ बाकायदा सबूत मौजूद है और उस सबूत के तहत ही जो है वो कार्रवाई की जाएगी, ये कहा गया है पाक फौज की जानिब से। इसको खैर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। और चूँकि हम हर ज़िंदगी और हर मकतबा फ़िक्र से और हर फील्ड से कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, सो आज अगर हम सेहत की बात करें यानी तिब की बात करें तो डायलिसिस जो है उसके बारे में एक डिटेल सेगमेंट हमने करना है कि डायलिसिस किस स्टेज पर ज़रूरी होते हैं, गुर्दों के अमराज जो हैं उसमें कितनी कैटेगरीज हैं, डॉक्टर से हम उनकी कंसल्टेशन भी लेंगे। और आप इस पूरे सेगमेंट को मिस ना कीजिएगा बिकॉज ये बहुत सारी ऐसी अलार्मिंग सिम्टम्स और सिचुएशंस होती है इस पर आपको नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि कहीं आप इस मर्ज की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। खैर इसको हम आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुस्से की बात करेंगे। बाज़ औक़ात मुझे और हरमीत पाजी को शो के दौरान ही गुस्सा आ जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें जो है उसको कंट्रोल तो हम नहीं कर सकते, सिचुएशन को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो है हमारा अपना गुस्सा। जैसे मैंने शुरू में कहा कि गुस्सा ऐसा जहर है अदमीत पाजी जो हम पीते हैं और ये ख्वाहिश करते हैं कि अगला बंदा जो हमारे सामने है वो मर जाए। तो ऐसा नहीं होता, आपका अपना ही कबाड़ा होता है, अपना ही आपको नुकसान होता है, किसी का कुछ नहीं जाता आपके गुस्से से। तो खैर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में और फिर आगे बढ़ेंगे। टॉप स्टोरीज के बाद हमने बात करनी है डेली डोज की, जो कि इंटरेस्टिंग खबरें हमारी पूरी टीम पूरी दुनिया से ढूंढ कर लेकर आती है, जिसको अदमीत पाजी बहुत इंजॉय करते हैं। खैर उसको शामिल करेंगे एक क्विक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। Welcome back after the break. So let's talk about daily dose of the program. So good morning public का आज का जो daily dose है उस पर बहुत सारी ऐसी डोजेस हैं जो कि आपको सुबह सुबह देने की बहुत अशद ज़रूरत होती है। वो इसलिए क्योंकि हमने आपको इनकरेज करना होता है, भाई दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी रिकॉर्ड बना सकते हैं, कोई भी हुनर दुनिया को दिखा के आप मशहूर हो सकते हैं। पहली खबर जो हमने आपको देनी है वो इस चीज़ की जिंदा मिसाल है कि अगर आपको अल्लाह ने कोई भी महरूमी दी है तो उसको किस तरह से आपने कैश करना है। एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करानी, इनका ताल्लुक बेसिकली गर्दू शहर से भी 100 किलोमीटर दूर एक गांव से है। अगर हम बात करें बल्तिस्तान की, गिलगित बल्तिस्तान की, हरमीत पाजी आपको पता है कि उसको ना वो सुनाई देता है और ना ही वो बोल सकता है, मतलब ये दोनों जो हिस्से हैं वो इससे महरूम है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसके हाथ में आर्ट है और जो हुनर है उससे वो आज भी यहाँ तक पहुँच गया कि देखिए हम अपने प्रोग्राम में उसकी कॉल भी दे रहे हैं, उसको इंडोर्स भी कर रहे हैं, उसके हुनर के बारे में बता भी रहे हैं। लेकिन आपको बताती हूँ कि उसके पास हुनर क्या है। अगर हम हुनर की बात करें तो ये बहुत सारी ऐसी, इसको मेरे ख्याल से तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं, ये एक ऐसा आर्ट है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आज के ज़माने में हम देखते हैं कि जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस तरीके से किसी चीज़ को बनाना, खा वो चादरें हों, टोपियाँ हों, जूते हों, और ये जो तरीका है ये उस ज़माने में इस्तेमाल होता था जिस ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। तो ये मशीन कह सकते हैं इसको, लेकिन इस मशीन से मुख्तलिफ़ टोपियाँ बुनते हैं, मुख्तलिफ़ कपड़े, चादरें, जोड़े जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, उसको बनाते हैं और मार्केट में भिजवाते हैं। लेकिन आपको पता है अदमीत पाजी, सारा प्रॉफिट तो मार्केट वाले ले जाते हैं, लेकिन ये जो है इस दो महरूमियों के बावजूद भी इनकी पूरी फैमिली जो है वो इस हुनर में इतनी ज़्यादा आगे है कि अभी भी आपको पता है इस तरीके से ही वो अपना कारोबार कर रहे हैं और इस तरीके से ही वो अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि आप इन सारी चीज़ों जिनसे आप महरूम हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको अपनी ताकत बना लेते हैं। और यकीनन चादरों को बुनना, और हमारे आपको याद होगा, ये मुझे तो याद है, वैसे मैं अपनी बात करूँ तो हमारे देही इलाके जितने भी हैं तो वहाँ पे इस किस्म की चीज़ें भुनी जाती थी, चादरें और इस किस्म की। और आज भी हम देख रहे हैं कि सवाद से मुख्तलिफ इलाकों से आती हैं, और ख़ास एक तबका जिन्हें जोलाहा कहा जाता है, और वो ही यही काम करता है, ये डिपार्टमेंट उनके पास होता है। तो हम देखते हैं कि भाई बड़ा मुश्किल काम है और बड़ी मेहनत तलब है ये काम। अगर आपको बड़ा टाइम लगता है, बैठते बैठते पूरा टाइम बैठते ही गुजर जाता है। तो लेकिन आपने तो फरमाया कि हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, दीगर इलाकों की बात करें जो बर्फीले इलाके, और फिर कहीं ना कहीं इन सारे इलाकों की मैं बात करूँ तो आज भी वहाँ का रोड का जो सिस्टम है या दीगर मामला जो हैं, आज भी वहाँ बेरोज़गारी की शरह बड़ी ज़्यादा है, रोज़गार नहीं है। लेकिन वो पुराने मामलात अगर हम देखें तो आज भी वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें रिलेटेड हैं और वहाँ पे लोग काम करते हैं। लेकिन आपने एक और चीज़ बड़ी अच्छी की कि यही लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और इसी चीज़ का फ़ायदा जो है वो इस्लामाबाद में बैठे या लाहौर में बैठे या कहीं और बैठे लोग जो हैं, और मुख्तलिफ NGOs की शक्ल में मैंने इस्लामाबाद में एक सेक्टर में देखा कि सस्ती चीज़ें ख़रीदी जाती हैं और कहा जाता है कि हम जो गरीब लोग हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, जो जिनका पेशा है, जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो हम चाहते हैं कि आर्ट बरकरार है। लेकिन यकीन माने
उनसे भी ज़्यादा जो है कम पैसों में चीज़ें ख़रीद के और फिर उससे ज़्यादा पैसे जो है बटोरे जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक आर्ट है और आपने जो ये वीडियो आप लोग हमारी जो टीम सामने लेके आई, यकीनन एक बेहतर मिसाल है कि बहुत सारी महरूमी क्यों ना हो, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी है और आपने आगे बढ़ना है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हो सकते हैं। तहकश इसको कहते हैं। कदीम तरीका इंजीनियरिंग ये है, जिससे पहले कपड़े बुने जाते थे, चादरें, जूते और उसके बाद टोपियाँ, और ये अभी भी कदीम तरीका है। आप इसको बिज़नेस कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगे हुए हैं और वो बनाते हैं और फैमिली बनाकर मार्केट में भेजती है और प्रॉफिट वो लोग लेते हैं। लेकिन आज भी उनका ज़रिया मौश यही है और वो इसी से कारोबार करके रोज़ी रोटी कमाते हैं। तो कहाँ बल्दिस्तान से हम ये खबर आपके लिए लेकर आए थे। आगे बढ़ते हैं, क्विकली स्विच करते हैं अगली खबर पर। अगला डेली डोज जो है बेसिकली वो हमने बनाया है, वो भी शौक की बात है ना। देखिए, इंजीनियरिंग की बात करें, कदीम इंजीनियरिंग के तरीकों की बात करें या न्यू मॉडर्न की बात करें, हमने आपको टर्बो ट्राइक एक ऐसी बाइक बना ली है जनाब इन्होंने, और पुरानी गाड़ियों के इंजन को इस्तेमाल करके हमेशा कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करते रहते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया जनाब, 660 सीसी इंजन जो है वो इसमें इस्तेमाल किया, जो कि दरअसल एक गाड़ी का इंजन होता है, लेकिन उसको इस्तेमाल किसमें किया है, बाइक में। और पिंडी से इनका ताल्लुक है। पता नहीं आपको तो फौरी तौर पर मेरे ख्याल से इनके पास जाना चाहिए और पूरा कवर करना चाहिए कि किस सोच के तहत वो इस इंजीनियरिंग में इतनी महारत दिखाते हैं। अच्छा देखिए, बाइक है, टर्बो ट्राइक इसका नाम रखा है उन्होंने, और इसमें जो इंजन इस्तेमाल किया है वो गाड़ी का है, और गाड़ी का आपको पता है इंजन हैवी होता है और वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्पीड से आप ज़्यादा बड़े रूट्स पर, उसको लॉन्ग रूट्स पर चला सकते हैं। अच्छा, वो इस तरह की सिर्फ बाइक नहीं बनाते, बहुत सारी गाड़ियाँ उन्होंने इस तरह की अनोखी बनाई हुई हैं। फॉक्सी की अगर हम बात करें तो आपको पता है बच्चों की फेवरेट गाड़ी एक ज़माने में होती थी, जिसको बहुत सारे और नाम भी, मेंढक कार भी उसको कहते थे, बच्चे बड़े पसंद करते थे उसको। तो इस तरह की गाड़ियों को इस्तेमाल करके हरमीत पाजी वो कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, और लोग उनसे ये गाड़ियाँ, बाइक्स लेके जाते हैं अपने फ़ोटो शूट्स के लिए, और वो खुद भी अब इस काम से रुक नहीं रहे। बिल्कुल, आपने तो फरमाया। इस नौजवान से तो मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया पे काफ़ी इनकी जो वीडियोस हैं, और वैसे भी पिंडी बॉयज़ की बात करूँ तो बड़े मुनफरिद चीज़ों के हवाले से वो वैसे भी मशहूर होते हैं। और ये जो है जितनी भी इनकी गाड़ियाँ मुनफरिद होती हैं, काफ़ी उनका जो डिज़ाइन है या जो जिस तरीके से जो बनावट है, और आपने दोस्त फरमाया कि बहुत सारे लोग जो हैं फ़ोटोशॉप के लिए भी लेके जाते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उसमें दिलचस्पी ज़ाहिर करते हैं, ख़रीदते भी हैं। लेकिन मैंने देखा है कि उमूमन इनकी जितनी वीडियोज़ मेरे सामने आई उसमें हमने ये देखा कि पुरानी जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उनसे वो सारी चीज़ें जो है साइड लाइन पे करके फिर एक नई चीज़ तख्लीक की जाती है। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त। और इसी तरह हमने देखा कि बहुत सारे शहरों में इस किस्म के कारीगर मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ चीज़ों का, ख़ासकर जीप का जो इंजन होता है, इसका इस्तेमाल हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों में होता है। याद है आपको कि सवात में एक शख्स ने इसी तरह जो है, उसका बड़ा शौक़ था और उसने उड़ने वाला एक छोटा सा जहाज़ बनाया और उसमें जीप का इंजन लगाया, और उसमें 2 सवारियाँ बैठती थी पूरी सवात का, लेकिन फिर इंतज़ामिया ने उस पर पाबंदी लगा दी। लेकिन बहरहाल नौजवान हमारे यहाँ ऐसे मौजूद हैं जो मुनफरिद कारनामे सर अंजाम देते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि ना कोई सपोर्ट होता है, ना उनके पास ना कोई और, लेकिन फिर भी वो अपने सपोर्ट के बलबूते, अपनी मेहनत के बलबूते वो इस तरह काम जो है उस अंजाम देते हैं। और आपको पता है ये इनका सिर्फ शौक है। अगर इनके काम की बात करें तो बिजनेस ये कोई और करते हैं, लेकिन शौक के तहत नई नई इन्वेंशंस लेकर आते हैं। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनको इनकरेज किया जाए तो शायद हमारी इस इंडस्ट्री में, यानी कार इंडस्ट्री में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हैं वो नई नई लॉन्च की जा सकती हैं, बशर्ते कि इनको कोई सेकेंड करे, इनकरेज करे पैसों के साथ। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अगली खबर जो है बेसिकली अमेरिका से है। अमेरिकी माहिर है जिन्होंने मुसलसल हरमीत पाजी पानी में 74 डेज गुजार लिए हैं, और वो दरअसल पानी में रहने का उनका मकसद क्या है मैं आपको ये बताती हूँ। आप तो देखना, अगर आप इस तरह की कोई एक्टिविटी भी करते हैं, कोई एडवेंचर भी करते हैं, तो शायद एक चंद घंटों के लिए आप जाते होंगे पानी के अंदर आपने इंजॉय करने के लिए, बिकॉज ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन आपको पता है ये अमेरिकी माहिर है, यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है, ये साइंसदान है, और ये रिसर्च करने के लिए कि अगर मैं ज़ेर ज़मीन रहता हूँ तो मेरी बॉडी पर क्या क्या असरात मुरतब होते हैं पानी की वजह से, उनके एनालिसिस के लिए अब इन्होंने 74 डेज़ गुजार लिए हैं। और इनका भी मज़ीद टारगेट ये है कि वो 9 जून तक पानी के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि अगर 9 जून तक पानी के अंदर रहेंगे तो 100 दिन मुकम्मल हो जाएंगे। और गेस व्हाट, इससे पहले भी कोई रिकॉर्ड बना चुका है, वो 73 डेज़ का था, और ये ऑलरेडी जीत चुके हैं 74 डेज़ गुजार के। और हरमीत पाजी आपको एक और बात पता है, बल्कि मेरी ऑडियंस को भी बताना बहुत ज़रूरी है, ज़ेरे आब रहने की वजह से जो पानी का दबाव होता है उससे इंसानी ज़िंदगी पे तो बहुत सारे असरात मुरतब होते हैं,
इनका कद जो है ना वो 1 इंच कम हो गया है। जैसे आप खलाबाजों को देखते हैं, जब वो खला में जाते हैं तो उनका कद बढ़ जाता है ना, बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट और जो भी एम्बियंस आपका चेंज होता है, जो आपकी आबोहवा चेंज होती है। अब इनका 1 इंच कद कम हो गया है। मजीद भी वो बहुत सारी चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं कि एनालिसिस करें। कुछ आबी हयात भी 1-2 उन्होंने देखी है मुख्तलिफ, जो कि इससे पहले लोगों ने नहीं देखी। तो 100 दिन के बाद बाहर आएंगे तो देखेंगे क्या क्या साथ लेकर आते हैं और क्या क्या तब्दीलियाँ इनके जिस्म पे होती हैं। लेकिन लोग रिसर्च के लिए क्या कुछ नहीं करते, क्या कुछ नहीं करता। ये तो मैं सोच रहा हूँ कि किसी ने बल्ब बनाया अपनी ज़िंदगी और किसी ने टेलीविज़न की स्क्रीन बनाई, किसी ने कैमरा बनाया, लेकिन हम है कि खाने पीने में तुले लगे हुए हैं। लेकिन बहरहाल ही आपकी बात दुरुस्त है कि कद छोटा हो गया, बहुत सारे जिस्म पे ऐसे असरात भी मुरतब हो जाते हैं कि स्किन जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट भी हो जाती है और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे मसाइल। लेकिन बहरहाल रिकॉर्ड है और उसने अपनी ज़िंदगी 2.5 महीने से ज़ायद का टाइम वो गुजार चुके हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि क्या असरात हो सकते हैं इंसान के अगर वो पानी में रहे। और फिर एक नई थ्योरी के साथ, एक नई रिसर्च के साथ वो मंजर-ए-आम पर आएंगे और हमारे इंसानों के लिए एक बेहतरी का रास्ता वो इस वक्त तलाश करें अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा के। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दैट्स द पॉइंट कि ये रिसर्च जब गए हैं तो ओब्वियसली इसके पीछे पूरी एक थ्योरी है, पूरी की रिसर्च इसको कंडक्ट करने के लिए वो इस वक्त ज़मीन के नीचे यानी पानी के नीचे मौजूद हैं। और बाहर आएंगे तो ऑब्वियसली फिर हम इनकी खबर और भी देंगे कि क्या कुछ अपने साथ लेकर आए हैं इतने दिन वहाँ गुजारने के बाद। सो वी आर डन विद आवर डे टुडे। और ब्रेक के बाद हमने पॉलिटिकल महाज पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, रियल लाइफ में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे एक क्विक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सारे सिनेरियो में अगर पॉलिटिकल मास की बात की जाए तो इस पर आपको पता है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद कौमी सलामती कमेटी का खुसूसी इजलास जो है उस पर यह फैसला किया गया है कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल किया जाएगा। सीक्रेट सिक्योरिटी एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो कि मुलव्विस थे 9 मई के इस तमाम तर सूरत हाल में। तमाम तर शरपसंद अनासर जो कि एक्टिव रहे हैं थ्रू आउट, कहा जा रहा है 5 बजे से लेकर 8 बजे से ऑनवर्ड। खैर इस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट है। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर कहिएगा सारी सूरत हाल में कोर कमेटी का खुसूसी इजलास भी हो गया, कॉन्फ्रेंस भी हुई और इसके बाद हमने देखा कि पीटीआई की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई जिसमें वो कहते हैं कि दरअसल एक मुनज़्ज़म साजिश थी जिसके तहत आर्मी को और पीटीआई को आमने सामने करने की कोशिश की गई है। आप क्या कॉमेंट करते हैं इस पर? देखिए, सबसे पहले ये जो कोर की जो स्पेशल मीटिंग हुई है, मेरी नजर में ये बहुत लेट हुई है। इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम वेट करते हैं जब डिजास्टर आ जाए उसके बाद हम मीटिंग्स करते हैं। नो, आप मीटिंग्स पहले इसको ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि हमने ऐसी जो ये हरकतें जो देखी हैं, दे आर अनएक्सेप्टेबल। वी कैन नॉट हैव दिस सॉर्ट ऑफ अनाकाइक सॉर्ट ऑफ मूवमेंट्स ऑल ओवर। अब दूसरी बात, पीटीआई की जो बात हुई है, मैं समझता हूँ कि आपने पीटीआई की भी सुननी है बात। ये नहीं है कि डिक्टेटोरियल नहीं है कि जी एक साइड सुने दूसरी। हमने बैलेंस करके देखना है, क्योंकि सब पाकिस्तानी हैं, सब एक ही हैं और इसके अंदर शरपसंद अनासर का कोई एलिमेंट है तो दैट हैज टू इन्वेस्टिगेटेड। सिंपल। हमने फेयर रखना है, हर चीज को फेयर रखना है। लेकिन ये जो हरकत हुई है, जो आर्मी के आप कह लो जीएचक्यू पे इन पर्टिकुलर चले गए, आई थिंक इसको हमने बड़ा सीरियसली लेना है। ये कोई मजाक नहीं है। कोई उठ के वेदर इट इज पीडीएम या मौलाना फजलुर रहमान, पहले मैं जी जीएचक्यू जा रहा हूँ, अब ये उठ के अगर कह रहे हैं हम जीएचक्यू, ये कोई मजाक नहीं है। यू डोंट रन आफ्टर योर नेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द जनरल हेडक्वार्टर्स। हाँ, एहतजाज करना है, असेंबली के बाहर जाके आप करें, पार्लियामेंट के बाहर जाके करें। और ये आपके प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसके ऊपर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं। फौज का क्या ताल्लुक है भाई? फौज तो आपकी मुहाफिज है। वेदर यू आर द गवर्नमेंट और द ऑपोजिशन, दे विल ऑलवेज बी योर डिफेंडर ऑफ द फेथ। अब आप यहाँ जाके एक क्या इंप्रेशन दे रहे हो कि हर चीज ही फौज खराब कर रही है। जहां आपको मौका मिलता है आप फौज का नाम खराब कर देते हो, जहां मौका मिलता है आप जुडिशरी का नाम खराब कर देते हो। आई मीन व्हाट आर वी डूइंग विद आवर इंस्टीट्यूशंस? ये कोई बाहर का तो नहीं कर रहा ना, हम खुद ही कर रहे हैं। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वो कहते हैं, जब हम जमहूरियत कहते हैं तो आपका, मेरा, हम सब का, हमारी एक बुनियादी एक जिम्मेदारी है कि आपने जमहूरियत को रिस्पेक्ट देनी है और रिस्पेक्ट लेनी है। ये बदकिस्मती से नहीं है। ये जमहूरियत नहीं है कि आप जाके आग लगा दें अपनी नेशनल प्रॉपर्टी को। मुझे बता दो क्या होगा? एक बस जला दी, खंबा तोड़ दिया, बिजली जला, क्या व्हाट इज इट? आई थिंक दिस इज, इस चीज को थॉरली इन्वेस्टिगेट करें। जो भी कल्प्रेट है उसको छोड़े ना। जी हरमीत।
अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस किस्म के हालात हो, यकीनन इन तनसीबात पर जो हमले सब उसकी तनकीद हम सारे करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम दूसरी जानिब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जिस किस्म के विक्ट्री के निशानात लगाए गए, मरीम नवाज साहबा, मौलाना साहब, एक बेयकीनी सी सूरत हाल है, नौजवानों में नाउमीदी सी है। 75 साल से तो हम यही देख रहे हैं, और फिर अब जो पकड़ धकड़ की सियासत शुरू है, कल आपने देखा कि ईमान बाज़ारी जो है उसकी वालदा, फिर उसके साथ जो तशद्दुद हुआ, हम देखते कि ख़वातीन के हवाले से भी अच्छी रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं, और एमनेस्टी इंटरनेशनल के हवाले से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान जो है उनकी जानिब से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे सर? इस किस्म की पकड़ धकड़ से मज़ीद हालात ठीक होने के बजाय ख़राब नहीं होंगे सर? बिल्कुल आपने सही कहा हरमीत। देखिए, मैं जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में पर्टिकुलरली कि जब आप आर्मी की मुतालिक गलत बात करते हैं, आप आर्मी के चीफ जो मर्जी हो, आर्मी का चीफ पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, जब आप उसके मुतालिक एक डिमीनिंग बात करेंगे तो आपका क्या ख्याल है एक आम जवान पे क्या उसका असर पड़ेगा? हमारा जवान बड़ा तकड़ा है, लेकिन असर क्या पड़ेगा? क्या मोराल पे असर पड़ेगा कि मेरे चीफ को यह कहा जा रहा है? तो जब आप जुडिशरी के चीफ जस्टिस के सब मुतालिक बात करेंगे तो नीचे डाउन द ड्रेन आपके मैजिस्ट्रेट्स, ये जो जजेस हैं और आपके जो लॉयर्स हैं, इन पे क्या असर पड़ेगा कि हमारे जो चीफ जस्टिस है क्या अब उनकी ये बेरुमती कर रहे हैं, ये उसके साथ गलत बात करें? इट डजंट मैटर हु इट इज। देखो, एक तरीका होता है एहतजाज का, बिल्कुल एहतजाज करें, लेकिन विद इन द डोमेन्स ऑफ डिसेंसी, नॉट विद इन द डोमेन्स ऑफ इंसल्टिंग। आप इंसल्ट नहीं कर सकते, आप इन लोगों को अरेस्ट नहीं कर सकते। डोंट फॉरगेट, ये जो कल चीफ जस्टिस आएगा, परसों आएगा, तरसों आएगा, ये अपनी एक ट्रेडिशन मेंटेन करेंगे। अब आप कहेंगे कि जी आपके या मेरे कहने से चीफ जस्टिस को इधर कर दो या ये कर दो, तो दैट मीन्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी यही कहूंगा, फिर मैं प्राइम मिनिस्टर को भी यही कहूंगा। Welcome back after the break. So we are in the second hour of the show. इस पूरे घंटे में आपको पता है we have so many things to discuss with you guys. वो वाली जिस भी आपको अशद ज़रूरत है, अगर आप सेहत की बात करें, फैशन की बात करें, ट्रेंड की बात करें, हेल्थ की बात करें, या फिर आपके गुस्से की बात करें, तो ये सेगमेंट और ये पूरा घंटा जो है, इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि वैसी चीज़ें आपके लिए लेके आए जो कि थोड़ा आपको बेहतर कर सकें, बेहतर इंसान बना सकें। जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता, उस चीज़ के बारे में आपको पता चल जाए। तो उम्मीद पाजी, आपको पता है गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो आजकल इतनी कॉमन प्रैक्टिस में है, जितना कॉमन हमें लगता है सांस ले रहे हैं ना, उतना ही कॉमन आजकल गुस्सा भी हो गया है। हमारे सुबह अगर जल्दी टाइम से ना उठे, कुछ हो जाए, दिन का आगाज हम गुस्से से करते हैं। ऑफिस पहुंचते कोई ना कोई ऐसी बात होती है, हम गुस्से पे हो, खाना नहीं टाइम पे मिलता तो हम गुस्सा करते हैं, कोई हमारी बात नहीं मानता तो हम गुस्सा करते हैं, हमारी मर्जी की चीज़ नहीं होती तो हम गुस्सा करते हैं, कोई हमसे प्यार से बात करे तब भी हम गुस्सा करते हैं, कोई हमें गुस्से से बात करे तो हम और भी ज़्यादा गुस्से से बात करते हैं। आई डोंट नो ये गुस्सा कहाँ से इतना ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में आ गया। लेकिन मैं बार बार आपसे कहती हूँ, गुस्सा ऐसा जहर है जो पीते आप है और आप कोशिश करते हैं अगला बंदा मर जाए। ऐसा कभी नहीं होता। आप ही जहर को पीते हैं, आप ही मरते हैं, आप ही कुड़ते हैं, आप ही सड़ते हैं और किसी का कुछ भी नहीं जाता। लेकिन इसका इलाज क्या हो सकता है? थेरेपी के एतबार से बात करें, मेडिकल, मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी, इस हवाले से क्या कहती है? तो गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है, और फिर गुस्सा आ जाए तो फ़ौरन जो रिएक्शन हम देते हैं, हाय अल्लाह, उसको कैसे कंट्रोल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अरविंद पाजी, ये जो एक्शन का रिएक्शन हम फ़ौरन देते हैं ना, ये बताइए कितना नुकसान पहुंचा चुके हैं अब तक आपको भी। नहीं, आपने दुरुस्त फरमाया कि सुबह की शुरुआत हो या घर जाने की हो या ऑफिस जाने की, तो कहीं ना कहीं इस किस्म के मामलात आपके सामने आते हैं कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भैया गुस्सा करना चाहिए, बहुत सॉफ्ट हो गए हैं आप। तो मेरे ख्याल में बनता भी है। और दुरुस्त आपने फरमाया कि ये अब चिड़चिड़ापन या गुस्सा जो है वो मज़ीद ज़्यादा हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि बर्दाश्त की खासी हमें कमी दिखने को मिलती है। हम थोड़ा सा अगर जाते हैं माजी में तो हमें अपने जितने भी बुज़ुर्ग हैं उनको देखते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोगों को जब हमारी मुलाकातें होती तो ये एलिमेंट काफ़ी कम था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा है और जैसे जैसे तेज़ी आ रही, जिद्दत आ रही बहुत सारी चीज़ों में, तो ये एलिमेंट कुछ ज़्यादा हो रहा है। और गुस्सा वाकई में आपने दुरुस्त फरमाया कि ये जहर ऐसा जहर है कि भाई आप ही निगलते हैं और आप ही मर जाते हैं। हाँ जी, किसी का कुछ भी नहीं जाता। प्लीज़ आज के सुबह आपने कोशिश करनी कि उठे तो आज के साथ दिन इस चीज़ का अहद कर लें कि आज आपने गुस्सा नहीं करना। ओह माय गॉड, आप फिर इसके बाद इसके आप
देखिए कितने अच्छे असरात आपकी ज़िंदगी पे मुरतब होते हैं। बट ऑल दो एक्शन का रिएक्शन फौरी तौर पर गुस्से में देने से क्या क्या आपको नुकसान होते हैं एंड हाउ टू कंट्रोल दिस बेसिक लाइन, इसका जवाब हमने आज लेना है। और इन सारे जवाब के लिए डॉक्टर अली अजमल स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और ये माहिर नफ्सियात हैं और इसके अलावा पहले भी कई दफ़ा हमारे शो में आ चुके हैं। तो इस तरह की अच्छी टिप्स हम आज डॉक्टर अली से ले लेते हैं। कैसे हैं आप सर? I'm fine, सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। अली मुझे बताइएगा कि एक तो गुस्सा एक नेचुरल, हम इससे अब हमने इसको नेचुरल कहना शुरू कर दिया है, ये हमने ये कहना शुरू कर दिया है, ये तो एक कॉमन चीज़, जब एक चीज़ ज़्यादा होना शुरू हो जाती है तो हम उसे कॉमन प्रैक्टिस कह देते हैं। गुस्से को अब इतना ज़्यादा मायूब समझा जाता ही नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि गुस्सा हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आ गया? क्या इसकी बहुत बड़ी वजह हम में सब्र ना होना है, हम में कामनेस ना होना है? वाकई बात आपकी ठीक है कि आजकल गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया है, और जहाँ तक बात है कि इसको मायूब नहीं समझा जाता, ये भी बहरहाल गुस्सा इतना ज़्यादा आने की एक वजह है। वैसे तो इसकी और भी काफ़ी सारी वजूहात है, लेकिन अगर इधर से स्टार्ट करें कि माशरे में इसको आम तौर पे मायूब नहीं समझा जाता, और ख़ास तौर पे यहाँ पे हमें कुछ जेंडर डिफरेंस देखने में आता है कि अगर कोई लड़का या कोई मर्द गुस्सा करे तो बहरहाल सोसाइटी और उसकी फैमिली में टू सम हाउ ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन मर्दों का रोना, लड़कों का रोना ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हम ऐसे मर्दों को अच्छा नहीं समझते। अगर इसी के दूसरे जेंडर की बात करें यानी कि फीमेल की, तो लड़कियों का रोना आमतौर पे हमारे माशरे में इतना मायूब नहीं समझा जाता। अगर कोई मर्द रोए, तुम रो रहे हो, तुम कमज़ोर हो, लेकिन गुस्सा कर रहे हो तो हम ये समझते हैं शायद ये कुछ ताकत की और ये कुछ स्टेटस की एक निशानी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो बिहेवियर है वो रीइंफोर्स हो रहा है। क्योंकि जब हमें ये लगता है कि ये तो कोई जैसे कोई ताकत की या स्टेटस की निशानी है गुस्सा करना, अगर मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो मैं बड़ा हीरो लगता हूँ, शायद लोग शायद मुझे बड़ा अच्छा समझने लगते हैं, तो इस वजह से भी गुस्सा लोगों का देखा देखी हमारी जो सोशल लर्निंग है उसकी वजह से भी गुस्सा ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर इसकी दूसरी वजह की बात करें तो गुस्सा क्यों बढ़ता है, देखिए एक चीज़ यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है कि गुस्सा सिर्फ एक इमोशन का नाम है। जैसे इंसान के दूसरे इमोशंस होते हैं, खुशी है, गम है, मायूसी है, एक्साइटमेंट है, हैप्पीनेस है, जॉय है, कंटेंटमेंट है, ये इस तरह से गुस्सा भी सारे इमोशंस में से एक इमोशन है। बहरहाल ये इंसानों में टू सम एक्सटेंट कभी कभी गुस्सा आ जाना ये बहरहाल कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। आम तौर पे हमें गुस्सा आता है। वो उसकी दूसरी तरफ जाते हैं कि वो हॉस्टिलिटी जो है, जो डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है, वो बहरहाल गलत है। इग्रेशन, इसको अभी मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन मैं इसकी अगर कॉजेज़ पे फ़िलहाल बात करूँ तो जैसे मैंने बताया कि ये ना एक फ्रस्ट्रेशन है। जब इंसानों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, उनको पता नहीं चलता कि अब इसका करें क्या। हम बहुत सारे मामलात हो जाते हैं, जैसे कि हमारी रूटीन की लाइफ है, हमने ज़िंदगी गुजारनी है, कुछ 100 छोटे मोटे ज़िंदगी में मसले रहते हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से कुछ हद तक फ्रस्ट्रेशन होती है, यानी कि जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, उसमें हम एक हर्डल फील करते हैं कि एक दीवार महसूस करते हैं कि मैं इस बारे में या इस हवाले से मैं कुछ नहीं कर सका या कर सक रही फ़िलहाल। अब उसमें क्या होता है, उसमें एक थोड़ी सी एक होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस की जो कैफियत होती है, आम तौर पे उसके रिएक्शन में हम गुस्सा करते हैं, यानी कि फ्रस्ट्रेशन के रिएक्शन में हम गुस्सा करते हैं। अब यहाँ पे कुछ पर्सनैलिटी फैक्टर भी हैं कि अगर तो हमारी कुछ पर्सनैलिटीज़ बेहतर हैं, हमारी शख्सियत साजी हुई है, तो हम अपनी ज़िंदगी की जो हर्डल्स हैं, जो रोज़मर्रा की रूटीन है, और बाय द वे छोटी छोटी हर्डल्स के ट्रैफिक जाम हो गई, नाश्ता टाइम पे नहीं मिला, टाइम पे नहीं पहुँच सका, कोई एम्प्लॉय का कोई ऐसा मसला, छोटी छोटी चीज़ें, तो आम तौर पर जिनकी शख्सियत साजी जिन लोगों की होती है, जिनका इमोशनल इंटेलिजेंस जिनकी बेहतर होती है, जिनके इमोशनल बेहतर मैनेज होते हैं, वो आमतौर पे इन चीज़ों को गुस्सा किए बगैर इस फ्रस्ट्रेशन को कोप कर लेते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात आजकल हमने ये देखा है कि कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ भी होती हैं कि उनको हर वक्त ही गुस्सा आया रहता है। अच्छा, यही मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी कि चलिए आपने कहा कि ये एबनॉर्मल नहीं है, कभी कभी किसी बात पे गुस्सा आ जाता है, कुछ चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती, किसी का बिहेवियर डाइजेस्ट नहीं होता, घर वालों की कोई बात बुरी लग जाती है, घर से शुरू कर लेते हैं, बच्चों से बल्कि शुरू कर लेते हैं कि पेरेंट्स को कहा जाता है कि अगर आपने पेरेंटिंग करनी है तो बड़े काम तरीके से करनी है, प्यार से जो आप समझा सकते हैं वो आप गुस्से से नहीं समझा सकते। लेकिन समटाइम गुस्सा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और हम देखते हैं कि वो चीज़ बच्चे ज़्यादा जल्दी पिक कर देते हैं बनिस्बत कामनेस पिक करने के, जो कि थ्रू आउट पूरे महीने या पूरा साल एक पेरेंट्स जो है वो कैरी ऑन करते हैं।
साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो इसका क्या कंट्रोल हो सकता है? क्या हमने खुद ही इस पर काम करना होता है, या किसी पर अगर हमने काम करना है, किसी गुस्से को कंट्रोल करना है, तो हम उसको साइकोलॉजिकली किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं कि उसका भी गुस्सा कंट्रोल हो जाए? अब इसमें ना जी दो बातें हैं कि सबसे पहली तो बात जो आपने बच्चों का जिक्र किया, पेरेंट्स का गुस्सा करना, अच्छा ये दो चीज़ें हम आम तौर पे कंफ्यूज करते हैं। एक है एंगर और दूसरी चीज है इग्रेशन। अब ये जो एंगर है या इग्रेशन है, ये बहरहाल एक अच्छी चीज नहीं है। बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए जो बाज़ औक़ात हम सख्ती से बच्चों को कहते हैं, अच्छा बाय द वे वो गुस्सा या इग्रेशन नहीं है, उसको हम असर्टिवनेस कहते हैं। यानी कि थोड़ी सी सख्ती से बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए अगर हमने कुछ कह दिया, ये एक चीज है। गुस्सा एक रिएक्शन है। जब गुस्सा करते हैं ना तो हम उसमें लॉजिकल होके नहीं करते। अब अगर इसी की मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूं कि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को डिसिप्लिन करना चाहते हैं, वो उसको सख्ती से कहते हैं। वो बाज़ औक़ात हमने बच्चों को कुछ समझाना है तो हम मसनूई किस्म की जो सख्ती है अपने लहजे में वो अडॉप्ट कर लेते हैं सिर्फ एक मैसेज कन्वे करने के लिए, और ये बड़ा लॉजिकल और रियलिस्टिक होता है, हम सोच के करते हैं। इसी के बरक्स गुस्सा क्या है? गुस्सा एक रिएक्शन है। अगर बच्चों की गलती पे या किसी की भी गलती पे हम आउट ऑफ प्रोपोर्शन एग्जैजरेशन में एक हम बर्स्ट कर देते हैं, रंग लाल हो जाता है, इतना ज्यादा डांट दिया जितना नहीं डांटना चाहिए। अब ये स्टेट है गुस्से की जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब इसका अगर बच्चों पे बात करें तो ऑब्वियसली जी किसी भी तरह का जो गुस्सा है, असर्टिवनेस की बात नहीं कर रहा मैं, एंगर की बात कर रहा हूं, और एग्रेशन और हॉस्टिलिटी, ये बहरहाल बच्चों की सेहत के लिए, उनकी खास तौर पे मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी चीज नहीं है। अब ये जो अगर आपने दूसरी बात की जी, तो ये जो आपने दूसरी बात की कि अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो उसको किस तरह से मैनेज करना है, क्या उसने खुद करना है या उसको किस तरह से कोई दूसरे लोग कर सकते हैं। अब ये दोनों तरफ से होता है कि अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो वो सबसे पहले तो देखे अपने बिहेवियर को कि मैं कितनी दफ़ा अगर ऐसे कुछ साइंस देख लें कि मेरा रंग लाल हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, सांस तेज हो गया, तो ये एक इंडिकेटर है कि बहरहाल जी गुस्सा आया। तो सबसे पहले तो जिस शख्स को जो अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाह रहा है उसको ये चाहिए कि वो अपने आप को एक एनालाइज करे कि हाँ जी अगर गुस्सा आ रहा है, अगर तो आ रहा है तो फिर उस शख्स को अपने इमोशनल क्वेश्चन पे यानी कि अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि गुस्सा एक इमोशन है और ये एक नेगेटिव इमोशन है। इंसानों में बड़े पॉजिटिव इमोशन होते हैं। इंसानों को ये चाहिए कि ज्यादातर अपनी लाइफ में हालात जैसे भी हों कोशिश करें कि पॉजिटिव इमोशन अपने जहनों में ज्यादा रखें, नेगेटिव इमोशन की बजाय। डिफरेंशिएट करें, लेकिन उससे पहले ना इमोशनल या साइकोलॉजिकली दोनों चीजें हम जरा इसको थोड़ा सा मजीद भी क्लियर करेंगे। लेकिन हरमीत पाजी को भी शामिल कर लेते हैं। जी हरमीत पाजी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी भाजी, वैसे मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है भाजी। अगर हम देखें, अगर मैं अपनी बात करूं, अपने इलाकों की बात करूं, तो एक वक्त था कि अगर कोई मोहल्ले का, घर की बात तो छोड़ें, घर में तो ये सिचुएशन होती थी कि अगर घर का कोई बड़ा भाई या वालिद साहब गुस्सा कर देते थे तो हमारी ये सिचुएशन होती थी कि भाई ये हालात होते थे कि हम भीगी बिल्ली बन के एक साइड में बैठ जाते, बड़े आराम से बैठ जाते थे। या गली मोहल्ले का कोई बड़ा भी डांट देता था गुस्से में तो भाई साइड लाइन हो जाती थी। लेकिन आज के अगर हम देखें, बहुत सारे बच्चे जो हमारे सामने आते हैं, बल्कि मैं खुद भी हैरान होता हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे इवेंट देखे जहां मैंने बच्चों को लड़ते हुए, और सॉफ्ट सी बात होती है बापू की या किसी ब्रदर की या किसी की, तो ये क्या वजह है कि ये जो नई आने वाली जनरेशन है, क्या ये सोशल मीडिया के दौर की या जो हमारे खाने पीने का मामलात हैं, चाहे जो जिस तरीके से खाना पीना हमारा हो गया है, तो क्या ये वजूहत है? दूसरी बात इसी के साथ ऐड कीजिएगा, ये एक्सरसाइज वगैरह से दूरी भी है कि जो पहले की बात है कि भाई खेलना कूदना ज़्यादा होता था, खाना कम होता था, अब खाना ज़्यादा है, आराम बड़ा ज़्यादा हो गया और खाना और वर्जिश कम हो गई, थोड़ा कम हो गया ज़िंदगी में, तो गुस्सा कहाँ निकाले फिर बंदा? जी बिल्कुल, ये बड़ा ही आपका रेलिवेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ आपने इसकी निशानदेही की। बिल्कुल आजकल बच्चों में गुस्सा ज़्यादा है। अब इसकी जो बड़ी वजह है वो हमारे लाइफस्टाइल है। अब लाइफस्टाइल में आजकल के बच्चे को क्या है, आजकल का बच्चा बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम यूज कर रहा है, जो कि शायद पहले के बच्चे नहीं करते थे। स्क्रीन टाइम जो है ये एक मॉडर्न इरा की एक प्रोडक्ट है, पहले इतना नहीं बच्चों को असेस होती थी। एक तो ये चीज, उसके बाद ऑब्वियसली आजकल फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, और फिर एक फिनोमिनन आ गया है जंक फूड का। आप देखें कि इससे पहली जनरेशन ने शायद कभी कभार ही जंक फूड जो है वो उसको ट्राई करते होंगे महीनों बाद या मे भी सालों बाद।
लेकिन आज की जनरेशन तकरीबन हर रोज़ ही और कुछ तो लोग वीकली जो है वो जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं। अब ये जितने भी जो लाइफस्टाइल हैं, उसके बाद फिर सोशल मीडिया और पेरेंट्स की मसरूफियत, पेरेंट्स का प्रॉपर उस तरह से तरबियत ना कर पाना, तो ये जितने भी जो लाइफस्टाइल और पेरेंटिंग फैक्टर की वजह से बच्चों में आजकल गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, और बल्कि इग्रेशन और एक हद तक फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन भी आजकल बच्चों में ज़्यादा है। इस चीज़ को हमें समझ लेना चाहिए कि चाहे गुस्सा बच्चे करें, बड़े करें या इवन के बुजुर्ग करें, गुस्सा करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जैसे मैंने बताया, कभी कभार तो आ जाना ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, लेकिन फ्रीक्वेंटली ये बेहतर चीज़ नहीं है। अब दूसरी बात जो है, जैसे आपने ये एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आपने इशारा किया, जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि पहले बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी होती थी, घंटों खेलते रहते थे, टाइम था। आजकल वही जो फिजिकल एक्टिविटी है कि घंटों खेलते रहना, वो स्क्रीन टाइम पे हो गया है, कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद देखिए, पहले पेरेंट्स के पास भी बड़ा टाइम होता था, बच्चों से हम बात करते थे, पेरेंट्स खुद भी जरा फिजिकल एक्टिविटी पहले करते थे। आजकल तो फिजिकल एक्टिविटी बड़ी एक नायाब होती जा रही है। अब ये सिर्फ और सिर्फ देखा जाए कि सिर्फ एक्सरसाइज को ही देख लिया जाए तो सिर्फ यही एक फैक्टर बहुत बड़ा है हमारे गुस्सा करने में, क्योंकि जब हम स्क्रीन टाइम ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा बैठे रहते हैं, एक मखसूस तरह की एक्टिविटी करते हैं, तो ना सिर्फ कि हमारे जहन पे इसका इफेक्ट होता है, बल्कि हमारी बॉडी से इफेक्ट होती है। हमारी पूरी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं, जो इंटरनल सिस्टम हैं, वो एक हद तक उस चीज पे डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन वगैरह होता है। एक्चुअली अगर हम सारे डैमेज की बात करें ना, तो ये डैमेज बहुत बड़ा है। इस सेगमेंट को रखने का मकसद ये था कि आपकी एक विल की वजह से यू कैन ओवरकम एवरी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं या इमोशनल इश्यूज हैं। गुस्सा प्यार का दुश्मन है, एक तो पहली बात। दूसरी बात, अगर कहा है कि गुस्सा हराम है, तो हराम एक बहुत बड़ी चीज़ है। इस चीज़ को रियलाइज करने की कोशिश करें कि पता नहीं कितने घर ख़राब हो जाते हैं गुस्से में। अगर आप कोई फैसला कर लेते हैं या किसी को कुछ कह देते हैं, मुंह से कोई बात निकाल देते हैं, तो आपको पता है कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, मुंह से निकली हुई कोई बात कभी वापस नहीं कर सकते आप। तो गुस्से को कंट्रोल करें और कोशिश करें आज के दिन के आगाज़ में आपने ये अहद करना है कि आज के दिन बस मैंने गुस्सा नहीं करना। कोई जितना मर्जी गुस्सा करे, मैंने प्यार से, कामनेस से, आराम से उसका जवाब देना है। तो देखिए, फिर एट द एंड ऑफ द डे आप याद करेंगे कि गुड मॉर्निंग पब्लिक में हरमीत ने और सोहा ने आपको ये टिप दी थी। कोशिश करें, कोशिश करने से कुछ भी हो जाता है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। के साथ एक क्विक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, लेकिन आपने देखते रहना ये प्रोग्राम जिससे आप और हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कोशिश करेंगे कि आपकी तवज्जो इस तरफ ज़रूर दिलाई जाए कि ज़िंदगी में अगर आप अपनी सेहत को लाइट लेते हैं तो खुदा न खास्ता आप उस एक्सट्रीम पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर से रिवर्स होना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने वालिदैन का ख़ास ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का ख़ास ख्याल रखें। और अगर यंगस्टर्स की बात की जाए तो आजकल ड्यू टू आवर रूटीन, हमारा खाना पीना, हमारे लाइफस्टाइल, हमारा सर्कल और फिर उसके बाद जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हमें बहुत सारे हैं, उसकी वजह से जिस्म पर पड़ने वाले जो असरात हैं वो गहरे होते हैं। लेकिन वक्त रहते बर वक्त किस तरह से तशख़ीस की जा सकती है ऐसे अमराज के जो कि महलिक कहलाते हैं। जैसे अगर हम गुर्दों के अमराज की बात करें तो ऐसा क्यों है कि इसकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। ख़ास तौर पर अगर हम डायलिसिस की बात करें तो डायलिसिस पर जो पेशेंट होता है, हम देखते हैं कि उसकी ज़िंदगी या तो कमतर होती चली जाती है, उसके अलावा कोई तरीका हल या तरीका इलाज हमें नज़र नहीं आता। लेकिन आज प्रोग्राम के सेगमेंट पे मैं आपको क्रक्स बताती चलूँ प्रोग्राम का सेगमेंट शुरू करने से पहले कि डायलिसिस पर जाने से पहले आप इस प्रोसीजर को 10 साल रिवर्स कर सकते हैं, यानी 10 साल तक आप होल्ड कर सकते हैं अगर डायलिसिस पर जाने पर या स्विच करने से पहले। लेकिन ये कैसे मुमकिन है, इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। ये किडनी स्पेशलिस्ट है, इसके अलावा चेयरमैन है रहमान फाउंडेशन के। पिछले कई सालों से किडनी के अमराज और डायलिसिस का मुफ्त इलाज मुआवजा कर रहे हैं। मुख्तलिफ सेंटर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट, फैसलाबाद, हर जगह पर मौजूद हैं। तो इनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का। कैसे आप? ठीक है, जज़ाकल्लाह। आपका प्रोग्राम में सर सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आपको, क्या बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं और गरीबों की बहुत मदद कर रहे हैं। और किडनी की अगर हम बात करें तो मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ से शुरू करें कि आप इसको इस तरह से एड्रेस करें कि ये मसाइल गुर्दों के दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गए। इसका बेसिक रूट कॉज आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी मैंने देखा है कि 10 वजूहात बन रही हैं जो लोग इस तरफ जा रहे हैं, गुर्दों की वजह, गुर्दों के अमराज की तरफ आ रहे हैं और ख़ास तौर पर डायलिसिस की तरफ जा रहे हैं। उसमें 10 बड़ी वजूहात में से पहली बड़ी वजह जो है शुगर का हाई रहना। और अक्सर लोग हम ख्याल नहीं करते, ठीक है जी मेडिसिन ले ली, या इंसुलिन बहुत लेट लगाते हैं हम लोग,
या हम इंसुलिन को बुरा समझते हैं कि यार ये बड़ा आखिरी इलाज है, पर शुगर का हाई रहना किसी भी वजह से। ठीक है। और दूसरी बड़ी वजह है हमारा ब्लड प्रेशर का हाई रहना। ओके, और ये दो बड़ी कॉमन वजूहात दो बड़ी कॉमन वजूहात हैं। तीसरी वजह है यूरिन के अंदर प्रोटीन का आना, झाग का आना। हम इस तरफ तवज्जो ही नहीं देते, कभी हम अपने यूरिन के टेस्ट ही नहीं करवाते कि यार यूरिन में पता तो चले कि यूरिन में कितना कुछ आ रहा है, ज़्यादा क्या चीज़ें निकल रही हैं, हमारा एल्ब्यूमिन कितना खारिज हो रहा है, हमारी प्रोटीन कितनी खारिज हो रही है, हमारे पस सेल कितने आ रहे हैं, एपिथेलियल सेल्स कितने आ रहे हैं, तो हम ये टेस्ट नहीं करवाते। तीन बड़ी वजूहात ये हैं। चौथी वजह स्टोन्स का बार बार पैदा होना। पांचवी वजह पानी का कम इस्तेमाल करना, पानी का साफ इस्तेमाल ना करना। फिर उसके अलावा हमारी सेल्फ मेडिकेशन है, हमारी एनर्जी की मेडिसिन है, हमारे पेन किलर्स हैं, हमारी हैवी किस्म की एंटीबायोटिक्स हैं, हमारी ताकत की बहुत बड़ी जो लेते हैं, खुद ब खुद अपना इलाज करते रहते हैं, लोग खुद ही डॉक्टर बने हुए हैं, खुद ही जाके मेडिसिन ले रहे हैं, या ये पुश्ता जात कह लें या ताकत की मेडिसिन ले लें, वो भी किडनी पे इफेक्ट करती हैं। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि हमारे ये जो खाने हैं, हम जो खुराकें ले रहे हैं बड़ी तेज़ी से, बड़ी बच्चों को हम ज्यादती कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, उनको छोटी एज से उनको इस तरह के अमराज हम और देखने ये होते उनको नहीं ऑर्डर कर देते हैं रात को 2 बजे कि जनाब ये चीज़ आ जाए, जंक फूड आ रहे हैं घरों में। और ये बाहर में देख रहा हूँ, दुबई, शारजा, इंग्लैंड वगैरह में, वहाँ पे ठीक है ये चीज़ें हैं बाहर के मुल्कों में। अब पाकिस्तान के अंदर भी बहुत तेज़ी से चीज़ें आ रही हैं, और हम लेट खाने खाते हैं, बर्न नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, वर्जिश नहीं करते। मैं समझता हूँ जो बड़ी वजह है ना, वो हम एक्सरसाइज नहीं करते। सर लाइफस्टाइल है हमारा, लाइफस्टाइल बन गया हमारा। अभी गर्मियों का सीज़न आ गया है, ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 माह बड़े ख़तरनाक मैं समझता हूँ। ये एसियों का सीज़न आ गया है, गाड़ी के अंदर एसी, घर में एसी, ऑफिस में एसी, जो हमारा बर्न करना होता है, जो खा के हम वो नहीं निकाल पाते, तो एक्सरसाइज नहीं करते, हम बर्न नहीं करते, वर्जिश नहीं करते। ठीक है। और आखिरी वजह मैं जो समझता हूँ वो जो बड़ी अहम है, वो है एक टेस्ट होता है गुर्दों का, जो मुझे भी करवाना है हर सूरत, वो आपको भी कराना सोहा, और जो प्रोग्राम देख रहे हैं इन सबको हम सबको करवाना है जी, ये प्रोग्राम, ये टेस्ट करवाना है, फर्ज है आप पे। वो है RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट। जस्ट 1000 रुपये का होता है। कोई मुख्तलिफ अदारे हैं, मुख्तलिफ लैब्स हैं, तो थोड़े ज़्यादा होंगे, बहुत महंगा नहीं है। और ये सबको लाजमन करवाना, जिससे पता चलता है कि आपका गुर्दों का फंक्शन क्या है। बशर्त ये कि सर अवेयरनेस होनी चाहिए। प्रोग्राम को ये सेगमेंट कंडक्ट करने का मकसद भी ये कि देखिए बहुत महंगा नहीं है टेस्ट, लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस है, लोगों को पता ही नहीं कि टेस्ट कराएंगे तो हमें कुछ पता चल सकेगा, क्योंकि खुदा ना खासा चंद साल बाद हमें पता लगना है और फिर मिसाइल ज़्यादा हो जाए। अच्छा, सो हमने ये टेस्ट भी फ्री कर दिया पूरे पाकिस्तान में। अच्छा। कोई शख्स ये कहे कि जी डॉक्टर साहब को हमने पब्लिक TV पे देखा और उन्होंने ऐलान किया है कि जो कोई भी शख्स, सबसे पहले तो आपके इदारों को लोग जितने भी हैं 100, 150, 200 लोग जो भी चैनल के लोग हैं, सबको ऑफर है कि आगे हम टेस्ट कराएं, जहाँ हमारे सेंटर हैं फ्री कर रहे हैं। इसी वजह से कर दिया मैंने फ्री कि लोग बाज़ डरे होते हैं, पता नहीं गुर्दों का टेस्ट कितना महंगा है, या हम कोई चीज़ ही ना निकला है, शक ही ना निकला है, वहम ही ना निकला है। तो ये टेस्ट करवाना सबके लिए ज़रूरी है, और ये हम सबको करवाना चाहिए। मैं UK में रहा हूँ, वहाँ पर देखा मैंने कि वहाँ पर टेस्ट मस्ट है आपका, 6 माह बाद, साल बाद, रेगुलर टेस्ट, सारे टेस्ट। सर हरमीत हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से, और ऑब्वियसली उनके पास भी बहुत सारे सवाल हैं। डॉक्टर साहब, जो वजूहात आपने बयान की, यकीनन ये सारी चीज़ें अगर हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये मामला ख़राब होने की तरफ जा रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो हम देखते हैं, वाइट स्पॉट अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के सरों पर ये हमें नज़र आता है। ये क्या वजूहात होती हैं, किस खतरे की घंटी ये बजाती है? नहीं, मैं माजर चाहता हूँ, समझ नहीं पाया आपकी बात को। वाइट स्पॉट्स वो कह रहा है कि सर पे बहुत सारे लोगों के नज़र आते हैं, क्या कोई ये अलामत है या ये कोई सिम्टम है गुर्दों के अमराज के, इसको रिलेट कर सकते हैं हम? नहीं, इसको नहीं कर सकते, बल्कि बड़ी अहम बात बताना चाहूँगा कि जब गुर्दे किसी के भी ख़त्म होते हैं, जब उसके गुर्दे काम करना छोड़ते हैं और वो पता ही नहीं चलता, ये सबसे ख़तरनाक बात है, साइलेंट किलर। हाँ, उसमें होता ये है कि किसी मरीज़ को दर्द नहीं होता जब उसके गुर्दे ख़त्म होते हैं, मासवाए वो एक जो मैंने वजह बताई, जिनको स्टोन होते हैं, स्टोन की वजह से दर्द हो गया तो उन्होंने इलाज करा लिया, अल्ट्रासाउंड करवाया, पता चला स्टोन है, निकाल दिए, लेज़र लगवाया, ऑपरेशन कराया या मेडिसिन से निकाल दिए। लेकिन उसके अलावा बड़ी अजीब सी अलामतें आती हैं, कोई वो अलामतें बड़ी अजीब सी हैं। अलामतें क्या हैं? मतली का होना, 10 अलामतें, गुर्दे के ख़राब होने की 10 वजूहात हैं और 10 ही अलामतें हैं। 10 अलामतों में सबसे बड़ी अलामत है मतली का होना, दिल ख़राब होना, घबराहट का होना, बेचैनी का होना, भूख का कम लगना, नींद का कम आना, रात को सोते हुए तकिए सर के नीचे रखना, सांस का फूलना,
भूख कम लगना, अजीब से सिम्टम है ये, और कहीं पे गुर्दे नजर नहीं आ रहे, है जो बड़े आम है जिसको हम ये फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम ले लेते हैं अपने मैदे का मसला है, कोई हमने गलत चीज़ खा ली है, कोई ऐसा मसला आ गया है। हालांकि मसला उसके तफन पैदा हो रहा है, ब्लड के अंदर यूरिया बढ़ गया है, हाँ जी। जो गुर्दों ने निकालना है, गुर्दों का काम है फासल मादे को निकालना यूरिन के ज़रिए। जब ये फासल मादे नहीं निकलते, जब गुर्दे काम नहीं करते, तो ये सारे फासल मादे ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड में इनकी मिकदार बढ़ जाती है। बिल्कुल ठीक। और जब ब्लड की मिकदार बढ़ती है तो तब ये तौफन पैदा होता है, तब ये मतली होती है। जहाँ जहाँ ब्लड गुजरेगा, मैदे में गुजरेगा, जहाँ जहाँ गुजरेगा वहाँ पे मसले पैदा होंगे। और वो फिर इसका आखिरी हल यही होता है कि ये ब्लड साफ़ किया जाए, डायलिसिस किए जाएँ, गुर्दे वाश किए जाएँ, और उसके बगैर फिर गुजारा उसके बगैर गुजारा नहीं। लेकिन सर डायलिसिस की आपने बात की, मैं फ़ौरन इस सवाल पर स्विच करना चाहती हूँ कि चूँकि आपने जो रिसर्च की है और रहमान फाउंडेशन की कारकर्दगी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, एक रिसर्च आपने की है, उसके मुताबिक डायलिसिस पे अल्टीमेटली अगर आपको गुर्दों का मर्ज है तो आपको शिफ्ट होना ही पड़ता है लेटर और सूनर, लेकिन आपने इस प्रोसीजर को काफ़ी कम कर दिया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आप अपनी रिसर्च देकर भी आए हैं, दैट इज़ वेरी अप्रिशिएटेबल, जो कि पाकिस्तान के लिए यकीनन एक प्राउड की बात भी है। लेकिन ये रिसर्च है कि मैं चाहती हूँ आप इसको भी डिस्क्राइब करें और इसके तहत किस तरह से डायलिसिस के इस प्रोसीजर को 10 साल तक हम रोक सकते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, 10 से 15 साल तक, 15 से 20 साल तक। और ये मैंने प्रूफ अल्हम्दुलिल्लाह किया है। मेरे पास 10,000 लोग मौजूद हैं जिनको अभी तक डायलिसिस पे नहीं जाने दिया, हालांकि गुर्दों का मर्ज अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह के फजल करम से, और अभी तक वो डायलिसिस पे नहीं गए। यही वो लोग हैं जो अमेरिका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मैं रिसर्च देकर आया हूँ कि ये मेरे पास लोग मौजूद हैं जिन्होंने 2003 में डॉक्टरों ने बोला था डायलिसिस पे जाना, मेडिकल के मुताबिक जाना था, अभी तक नहीं गए। उनका क्रिएटिनिन 2 पे, 2.5 पे, 3 पे, 4 पे, 6 तक चल रहा है अभी तक। ये बड़ी अमेजिंग बात बता रहा हूँ। इसमें करना क्या पड़ता है कि इसके अंदर हमने एक ग़िज़ाई चार्ट बनाया है बड़ी मेहनत से, 2.5 साल लगे हैं उसको बनाने में, कि कौन सी खुराक जिस्म में जाकर क्या करती है, कौन सी यूरिया बनाती है, कौन सी क्रिएटिनिन बनाती है, कौन सी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा करती है बॉडी के अंदर, कौन सी एसिड बनाती है। बेसिकली हमने अल्कलाइन पे काम किया। एसिड हम खा रहे हैं, दुनिया एसिड की तरफ जा रही है, हम भी एसिड पे लगे हुए हैं। ये हमारा गोश्त, हमारी दालें, हमारा गंदम, बहुत तेज़ी से यूरिया डल रहा है गंदम के अंदर, फसलों में फ़लाँ यूरिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी इदारे का, लेकिन बहुत जुल्म हो रहा है। जिन्होंने ईजाद किया यूरिया, उन्होंने, अमेरिका ने खुद बंद कर दिया है अपने मुल्क में। वहाँ पे लोग असल की तरफ आ रहे हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे हम बेदरेक फसलों में यूरिया डाल रहे हैं, खैर वो यूरिया भी बढ़ रहा है हमारे अंदर, हमारी एसिड की मकदार बढ़ रही है। हमने क्या किया है कि हमने अल्कलाइन ढूंढा दुनिया में कि हो क्या रहा है, गुर्दों की वजह क्या बन रही है। हमारे ईदी साहब चले गए, हमारी मैडम नूर जहाँ चली गई, हमारे नुसरत फ़तेह अली खान चले गए, बड़ी दुनिया जा रही है, अभी भी जा रहे हैं, कई लोगों को पता ही नहीं है। हमारे बड़े बड़े अच्छी फैमिली के लोग, पढ़े लिखे लोग भी बड़ी माजर से, जिनको अभी नहीं पता चल रहा है कि वो हो क्या रहा है, वो अपने टेस्ट नहीं करवा रहे। खैर टेस्ट हमें ज़रूर करवाने चाहिए। अब क्या हुआ, जब हमने देखा कि वजह क्या बन रही है, तो पता चला कि ब्लड के अंदर, जिस्म के अंदर एसिड बढ़ गया है। अब हमने क्या किया, हमने अल्कलाइन ढूंढा। ठीक है, मिसाल कलवंजी है, किन चीज़ों में अल्कलाइन है वो हमने ढूंढा। हमने देखा कि इन चीज़ों में अल्कलाइन है, हमने वो बाई माउथ देना शुरू कर दी। उसको 2.5 साल लगे ग़िज़ाई चार्ट मुरतब करने में कि नाश्ता क्या करना है आपने, दोपहर का खाना क्या खाना है, प्रॉपर टाइम टेबल, प्रॉपर जो एक पूरा ग़िज़ाई चार्ट दे देते हैं मरीज़ को कि अब आपने इसको फॉलो करें, ये चीज़ें ना खाएं, केला ना खाएं जिसमें पोटाशियम है, जिसमें एसिड ज़्यादा है, दही ना खाएं ज़्यादा, जो चीज़ें मना है, भिंडी है, बैंगन है, अरवी है, पालक है, साग है, ये उन लोगों के जिनका यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ गया थोड़ा, और उनका क्रिएटिनिन का फंक्शन नीचे आ गया, GFR 30 पे आ गया, 35 पे आ गया, हम कहते हैं आप ये चीज़ें ना खाएं, आप ये वाली अल्कलाइन वाली खुराक लें। आप सुन के हैरान होंगे, अल्कलाइन वाली खुराक कौन सी है? ये वही खुराक है जो हमारे प्यारे नबी पाक को पसंद है, जो उन्होंने खाया है। देखिए हमने अपनी ज़िंदगी में सिरके को नहीं ला रहे, सिरके को लाना है, कलमंजी है, अजवाइन है, कद्दू शरीफ है, तिब्बे नबवी की तरफ आएंगे तो बचत है। मैंने यही रिसर्च, यही ग़िज़ाई चार्ट उनको देकर आया हूँ, ताकि वो अल्लाह करे कल को उनका ज़हन बदले। वो काफर, वो यानी कि वो मुसलमान नहीं है लोग, लेकिन अल्लाह करे उनके दिल में बात आए, यार ये इनके पास ऐसी चीज़ें जो इनके नबी ने 1400 साल पहले इस्तेमाल की हैं, और वो फ़ायदा उठा रहे हैं लोग। हमारे अभी भी जो बुज़ुर्ग हैं जो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं गाँव में मेहनत करके, और वो खुराकें लेते हैं,
तो अभी तक वो बचे हुए हैं बड़े बड़े मसाइल से। सर मैं आपने बात की, मैं जिक्र कर रही थी 1400 साल पहले की भी अगर हम बात करें तो उस वक्त भी हर मज़हब से, हर धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग थे वो मुस्तफ़ीद होते थे इन चीज़ों से, क्योंकि उनको मानने वाले मुसलमान भी थे और मुसलमान नहीं भी थे, वो भी मानते थे कि भी ये काम इस तरह से होगा तो ही इसका फ़ायदा हो सकता है, सेहत के अतबार से या अखलाक़ी एतबार से, या बहुत सारी कदरें ऐसी हैं जो कि सीखी जाती थी उनसे। लेकिन सर इस वक्त जो आपके रहमान फाउंडेशन की मैं चाहती हूँ कि हम सेंटर्स की बात करें, चूँकि आपने कहा है कि चलिए इदारे की और जो लोग आपको देख रहे हैं उनको ये जो हम जिसे RFT कहते हैं ये मुफ्त है, लेकिन जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में सेंटर्स हैं, कितनी बड़ी तादाद में हम डायलिसिस कर रहे हैं, ये सहूलियात किस किस के लिए, लोग आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं पिछले 20 साल से हम लोग। रहमान फाउंडेशन जो इदारा है, हमारी टीम है, हमारे डायरेक्टर हैं, पूरी टीम है पूरी दुनिया में, और हम ये तकरीबन 100 मशीनें हमारी लगी हुई हैं इस वक्त पाकिस्तान में, ठीक है, मुख्तलिफ शहरों में, किसी में 10 हैं, किसी में 8 मशीनें, किसी में 12 मशीनें। इसमें लाहौर में, फैसलाबाद में, जेलम में, इस्लामाबाद, कराची, पेंसरा, सरायल मगीर, सियालकोट, सभी जगहों पे हम डायलिसिस फ्री कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 150 ख़ानदान है रोज़ाना की बुनियाद पे जो हमारे साथ वो बसता हैं, जिनका हम डायलिसिस फ्री कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी रकम का खर्चा आ रहा है इस वक्त, और नो डाउट एक मुश्किल काम है, नामुमकिन नहीं है। हम देखें, मैं एक हर्बलिस्ट हो के अल्लाह के फजल करम से इतने बड़े सेटअप बनाने का अल्लाह ने मौका दिया है। हमारे साथ टीम है पूरी, जो लोग हैं हमारे साथ शामिल हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, जिनकी वजह से ये इदारा चल रहा है, जो इस कार्य में हिस्सा है आपका। और मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह के नाम से इदारा चल रहा है, रहमान के नाम से, ये जितनी बरक़ात है उसके नाम से। मैं अगर कल अपने नाम से ये इदारा बनाता तो शायद आज वो कामयाबी ना मुझे मिलती जो एक अल्लाह के नाम से। उसकी बरकत भी है, लोगों के दिलों में अल्लाह मोहब्बत भी डाल देते हैं। ये जो इतनी बड़ी रिसर्च में देकर आया हूँ और अभी फिर जा रहा हूँ USA, तो ये बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। सर यकीनन डॉक्टर वक़ार ये कामयाबी है, और आपको बुलाने का और लोगों को इंडिकेट करने का मकसद भी ये था कि आप इस चीज़ को समझें कि इस तरह के इदारे, इस तरह के लोग, इस तरह के फाउंडेशन पाकिस्तान में काम कर रही हैं। अगर आप मुस्तहिक हैं और आपको लगता है कि आप इलाज मुआवजा नहीं कर सकते, और बड़े सारे लोग इसी तरह से मर जाते हैं, वो जो है अपना इलाज मुआवजा रहमान फाउंडेशन से करा सकते हैं। डॉक्टर साहब आपके आने का बेहद शुक्रिया। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा चीज़ों को हम कवर कर सकें, लेकिन आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि ये आपकी जान है, आपकी सेहत है, और आप ही इसके ज़िम्मेदार हैं। RFT टेस्ट ज़रूर कराएं, और इसके अलावा अपने इर्द गिर्द अगर आप किसी को देखते हैं कोई मुश्किल में है, परेशानी में है, तो रहमान फाउंडेशन का ये रास्ता आपने उनको ज़रूर दिखाना है। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द अपने से मुंसलिक लोगों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।